Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the method of water softening, that is lime soda process. So let's start. Or in this video, I have also covered the recarbonation method, which is necessary after the lime soda process. So let's start with the water softening method. First, we will see what is water softening. Then we will see the types of the hardness, because to know the water softening method, we should know what are the different types of hardness and which compounds are uh, which compounds are forming which hardness. Okay, so let's start. पहले देखेंगे definition. It is a reduction or removal of hardness from water. That means वाटर सॉफ्टनिंग यानी क्या है कि जो हार्ड वाटर है वो हार्ड वाटर को करना कन्वर्ट करना है हमें सॉफ्ट वाटर में, उसे हम वाटर सॉफ्टनिंग कहेंगे. रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर. 100% रिमूवल होगा हार्डनेस का ऐसा नहीं है. 90%, 80%, 70% भी रिमूवल हो गया तो भी उसे वाटर सॉफ्टनिंग बोलेगी. कंप्लीटली ऐसा नहीं कि कंप्लीटली हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया या फिर जीरो हार्डनेस वाटर कन्वर्ट प्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं. सिर्फ वाटर सॉफ्टनिंग मीन्स इट इज द रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम द वाटर. और मोर स्पेसिफिकली अगर इसकी डेफिनेशन बोला जाएंगे तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोल्यूबल सॉल्ट. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोल्यूबल सॉल्ट्स व्हिच क्रिएट्स और व्हिच imparts हार्डनेस टू द वाटर टू इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट. यानी कि जो सोल्यूबल सॉल्ट्स है जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये क्या सोल्यूबल सॉल्ट्स है और इनके वजह से क्या रहती है हार्डनेस प्रेजेंट रहती है वाटर. तो इन्हें क्या करना है कि इन्हें कन्वर्ट करना है हमें इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट. जो सोल्यूबल को कन्वर्ट करना है इनसोल्यूबल, बाद में उसको उसे क्या करना है प्रेसिपिटेट बनाना है. देन हार्डनेस. हार्डनेस क्या है वो देखते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच रिप्रेजेंट द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एक्सप्रेस्ड एज CaCO3. हार्डनेस क्या है? प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी है विच रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहेंगे? हार्डनेस कहेंगे. और एक हार्डनेस जो एज अ CaCO3 मेजर किया जाता है. हमेशा ओरल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्डनेस जो है वो एज अ CaCO3 क्यों मेजर किया जाता है. इसका रीजन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से भी हार्डनेस रहती है, इसलिए कोरिलेट करने को इजी आएगा. और दूसरा रीजन ये है कि जब कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर दे तब कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो रेफरेंस लिया गया है उसे इक्विवेलेंट उसका इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करते हो फॉर्मूला में. तो इक्विवेलेंट वेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 50 है और मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका 100 है, इसीलिए भी कैल्शियम का एज अ कैल्शियम कार्बोनेट एक्सप्रेस करते हैं. और एक डेफिनेशन है हार्डनेस की. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ लैथ और फोम. अगर इस कॉल्ड एज हार्डनेस, यानी हार्डनेस इसे भी कहा जाएंगे कि प्रॉपर्टी है वाटर की वो जो साबुन के साथ अगर हमने रिएक्ट किया है ना, साबुन हार्ड वाटर जो सोप है उसकी रिएक्शन की या फिर उन्हें मिक्स किया तो इजीली फॉर्म जो है वो इजीली फॉर्म नहीं होता, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसका. इसीलिए भी उसकी एक डेफिनेशन ये भी है. It is the property of water which resists the formation of foam or leather when reacted with soap. Okay. Then problems with hard water. Hard water अगर यूज किया तो उसके प्रॉब्लम्स क्या करेंगे? मोड्स ऑफ कंजम्पशन जैसे कि अभी बताएं. पहले क्या होता है कि अगर वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है तो पहले सोप जो वो सोप हार्डनेस के साथ रिएक्ट होता है और फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद में जो उसका पर्पज है यानी कपड़े धोने का फिर जो डिसइंफेक्शन का वो क्या करता है बाद में फुलफिल करता है. पहले वो हार्डनेस के साथ रिएक्ट होता है. इसीलिए क्या होता है कि जितना सोप एक्चुअल में कंज्यूम होना चाहिए उससे ज्यादा सोप क्या होता है कंज्यूम होता है. देन चोकिंग और क्लॉगिंग प्रॉब्लम ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट्स. अगर हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर से क्या होता है, अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो हार्ड वाटर से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्केलिंग भी फॉर्म हो सकती है. उस वजह से जो अगर कंटिन्यूसली स्केलिंग फॉर्म हुई तो उस वजह से जो एरिया वो एरिया भी ज्यादा एरिया रिडक्शन होगा. और दूसरा एक रीजन ये है कि और एक एग्जांपल देता हूँ इसका आपको मैं कि जो घर में जो शावर्स रहते हैं, अगर शावर्स में आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जो शावर्स के जो पोर्स रहते हैं वो पोर्स की साइज कम हो जाती है. वो क्यों? अगर कंटिन्यूसली हार्ड वाटर अगर यूज किया होगा तो क्या होता है कि जो कंपाउंड्स है यानी कि जो हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड्स है वो हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड जो सॉल्ट्स है वो सॉल्ट्स क्या करते हैं उसकी जो पोर्स है वो पोर्स की जो साइज है वो कम करते हैं. तो वो भी एक प्रॉब्लम है. चोकिंग और क्लॉगिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट जो प्रेसिपिटेट होता है उस वजह से चोकिंग और क्लॉगिंग का प्रॉब्लम आता है. देन
इनकन्वीनियंट फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए भी इनकन्वीनियंट है। वो कैसे बताते हैं अभी। स्केल फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि जो हमारे वेसल्स है, अगर वो वेसल्स, अगर हमने वो वेसल कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, उसमें हार्ड वाटर अगर कंटिन्यूसली हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसपे एक वाइट स्केल जो वाइट स्केल फॉर्म हो जाती है, यानी वो वाइट स्केल सॉल्ट्स की प्रेसिपिटेशन की रहती है, वो वाइट स्केल फॉर्म हो जाती है। अब वो वाइट स्केल जो फॉर्म हो गई है, उसे रिमूव करना है हमें। तभी जो इफेक्टिव, उसे रिमूव करने के बाद ही हम कुकिंग जो इफेक्टिवली कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर उसे रिमूव इजीली रिमूव नहीं की, अगर हमने उसे रिमूव नहीं किया, तो क्या होगा, स्केल फॉर्मेशन वही रहेगा। उस वजह से जो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी लगेंगी या फिर गैस लगेंगी हीट करने के लिए, एक आधा वेसल हीट करने के लिए, उससे कंपेरेटिवली ज्यादा हीट लगेगी। इसलिए स्केल फॉर्मेशन जो अवॉइड, स्केल फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होगी और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है। और ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में भी, घर में तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है खाना बनाने में, लेकिन इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में स्टीम जनरेशन का काम रहता है, उधर ह्यूज अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर स्केल फॉर्मेशन हो गया तो ह्यूज अमाउंट में जो एनर्जी है, वो एनर्जी का लॉस होगा। इसीलिए इनकन्वीनियंट फॉर कुकिंग ड्यू टू द स्केल फॉर्मेशन। देन लॉस ऑफ फ्यूल, जैसे कि बताया मैंने आपको कि ज्यादा टाइम लगेगा कुकिंग को, क्योंकि पहले वेसल गर्म होगा, फिर वेसल गर्म होगा, जो स्केल है वो स्केल क्या करेंगी, एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद में जो हीट है वो फूड को लगेंगी, इसलिए एनर्जी का लॉस, यानी कि फ्यूल का जो है वो लॉस होगा। फिर टेस्टलेस फूड, अगर हार्ड वाटर अगर हम यूज कर रहे होंगे कुकिंग के लिए, जो फूड है उसकी टेस्ट जो है वो थोड़ी सी खराब, या फिर उतनी अच्छी टेस्ट का फूड जो है वो नहीं बन पाता है। then hence there is a need of removing hardness from water, therefore there is a need of removing hardness from water। इसीलिए हमें क्या करना है कि जो हार्डनेस है वाटर की, वो हार्डनेस तो रिमूव करनी है या फिर कम करनी है। जीरो हार्डनेस का वाटर हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। 0 to 50 अराउंड 100 तक वाटर हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, और वो सुटेबल भी रहता है ह्यूमन बॉडी के लिए। देन वाटर सॉफ्टनिंग, अब डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है वो, हार्डनेस जो वो हार्डनेस किस प्रकार एक्सप्रेस की जाती है वो देखेंगे। एक है डिग्री ऑफ हार्डनेस, अगर 0 to 75 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 रहेगा तो वाटर सॉफ्ट करेंगे हम। उसके बाद में 75 to 150 रहा तो मॉडरेटली हार्ड, देन 150 to 300 रहा तो हार्ड, देन अबव 300 रहा तो वेरी हार्ड। देन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है। अब जो वाटर, अगर हमें एक पर्टिकुलर वाटर अगर हमें ड्रिंक करना है, पोर्टेबल वाटर की जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू BIS इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो हायर डिजायरेबल लिमिट, HDL मींस हायर डिजायरेबल लिमिट, वो 300 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम पर लीटर, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो 600 मिलीग्राम पर लीटर। HDL यानी हायर डिजायरेबल लिमिट को कभी कभार एक्सेप्टेबल लिमिट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से सेम है। जो देन WHO के हिसाब से जो है वो HDL जो वो 100 है, और MPL है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर। देन डिग्री ऑफ हार्डनेस जो, और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के हिसाब से भी, अगर 1 है तो एक्सट्रीमली सॉफ्ट वाटर कहेंगे, 3 है तो सॉफ्ट वाटर कहेंगे, देन 7 है तो रीजनेबली हार्ड वाटर कहेंगे, देन 11 है तो वेरी हार्ड वाटर कहेंगे, एंड 17 है तो टू हार्ड टू यूज। वो वाटर हम ड्रिंक भी नहीं कर सकते, यूज भी नहीं कर सकते, इतना हार्ड वाटर रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस नंबर्स में भी है और नेचर ऑफ वाटर भी है, और हमने डिग्री ऑफ हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर भी देखा है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूवल, जो हम जब हम रिमूव करेंगे हार्डनेस, हार्डनेस रिमूव करने के लिए टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी रहती है, कौन से कंपाउंड से टेम्परेरी हार्डनेस रहती है, परमानेंट हार्डनेस कौन सी रहती है, कौन से कंपाउंड से परमानेंट हार्डनेस रहती है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम जो वो एक्चुअल लाइम सोडा प्रोसेस जो है वो एक्चुअली इजीली हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी वाटर सॉफ्टनिंग मेथड कोई भी लो, उसके लिए वो समझने से पहले हमें जो हार्डनेस का बेसिक्स है वो बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। In temporary hardness, it is due to the presence of carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium। टेम्परेरी हार्डनेस रहती है जो इसीलिए रिमूव होती है, इसलिए उसे टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और ये रहती है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स की वजह से क्या रहती है, टेम्परेरी हार्डनेस रहती है। देन इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस। इसे कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बोनेट्स की वजह से रहती है और बायकार्बोनेट्स की वजह से रहती है, इसलिए कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। अब कौन कौन से कंपाउंड है इधर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम बायकार्बोनेट CaHCO3/2, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट MgHCO3/2। ये अगर कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे तो वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट है।
देन इट इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और एडिंग लाइम टू द वाटर। सिंपल बॉइलिंग से भी रिमूव हो सकती है या टेम्परेरी हार्डनेस और लाइम ऐड करेंगे तो भी रिमूव हो सकती है। ये रिएक्शन देखिए, अगर इसमें अगर एम क्या है, एम कैन बी रिप्लेस बाय कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, तो MnCO3/2 इफ वी प्रोवाइड हीट टू द सॉल्यूशन, अगर हमने हीट प्रोवाइड किया तो उसका कन्वर्जन क्या में होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल रहेंगे या फिर कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल रहेंगे H2 और CO2 में। परमानेंट हार्डनेस, अब परमानेंट हार्डनेस किस वजह से रहती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सल्फेट्स, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से रहती है। देन इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी कंपाउंड जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का नहीं रहता है, इसलिए। देन कौन कौन से कंपाउंड परमानेंट हार्डनेस इंपार्ट करेंगे वो देखेंगे। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सभी क्या रैंक करेंगे, परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस करेंगे वाटर सैंपल में। देन इट इज रिमूव्ड बाय जियोलाइट प्रोसेस। जो परमानेंट हार्डनेस है वो कैसे रिमूव करेंगे हम, जियोलाइट प्रोसेस से रिमूव हो सकती है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस से रिमूव हो सकती है, डीमिनरलाइजेशन से रिमूव हो सकती है, लाइम सोडा से रिमूव हो सकती है, सोडा ऐश मेथड से रिमूव हो सकती है। तो ये डिफरेंट मेथड्स है। इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड भी है, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड भी है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर सैंपल। एक और एक हार्डनेस रहती है, ज्यादातर इसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता क्योंकि इसका जो सिग्निफिकेंस है इतना नहीं है। सूडो हार्डनेस कहते हैं, हार्डनेस है लेकिन सूडो हार्डनेस है। द हार्डनेस विच कंज्यूम सोप बट डू नॉट फॉर्म स्केल्स इज कॉल्ड एज सूडो हार्डनेस। ऐसी हार्डनेस जो सोप कंज्यूम करेंगे लेकिन सोप कंज्यूम करेंगे लेकिन स्केल फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करेंगे, सोप के साथ अगर वाटर और सोप की रिएक्शन करे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, सोप कंज्यूम करेंगे लेकिन और स्केल फॉर्मेशन भी करेंगे। लेकिन अगर सूडो हार्डनेस है, ये सूडो हार्डनेस रहेंगे तो सिर्फ सोप कंज्यूम करेंगे। इसका एग्जांपल है NaCl, यानी अगर सी वाटर है हमारा तो वो सी वाटर क्या करेगा, हार्डनेस क्रिएट करेगा लेकिन वो सूडो हार्डनेस रहेंगे क्योंकि उसमें स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ सोप कंज्यूम होगा, इसीलिए उसे सूडो हार्डनेस भी कहा जाता है। सी वाटर को हम सी वाटर में सूडो हार्डनेस कहते हैं। देन रिमूवल ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस रिमूवल मेथड्स कौन से? फर्स्ट, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो इजीली रिमूव हो सकते हैं सिंपली बॉइलिंग प्रोसेस से। देखेंगे कौन कौन से मेथड है। बाय बॉइलिंग, जैसे पिछले बार रिएक्शन बताया, अब इधर एक्चुअल में रिएक्शन देखेंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSO3/2 अगर हीट प्रोवाइड किया तो इसका कन्वर्जन जो है वो, इसका कन्वर्जन होता है कैल्शियम कार्बोनेट पे जो इनसोल्यूबल रहता है, इनसोल्यूबल या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है। ये जो साइन रहती है प्रेसिपिटेट की साइन रहती है, डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट का रहता है, अपवर्ड एरो एरो जो है गैस का रहता है। और हीट जो है वो हीट कभी कभी डेल्टा या फिर ट्रायंगल के, इसमें भी एरो पे अगर ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन में हीट प्रोवाइड की गई है। तो ये जो है ये नोटेशंस रहते हैं। तो मेन बात ये है कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहता है वो स्लाइटली सोल्यूबल रहता है और उसका कन्वर्जन जो रहता है वो इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट में हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये था कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट रहेंगी तो हीट प्रोवाइड करने पर क्या होगा। कैन नॉट रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस बाय मैग्नीशियम। जो टेम्परेरी हार्डनेस मैग्नीशियम की वजह से होंगे बॉइलिंग से, वो हार्डनेस रिमूव नहीं होने वाली है। देन क्योंकि MgCO3 जो है वो सोल्यूबल नहीं है फॉर्म में, नहीं सोल्यूबल फॉर्म में फेयरली सोल्यूबल रहता है, इसलिए। जैसे कि इधर देखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर उसे हीट प्रोवाइड किया तो MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, प्लस CO2 फॉर्म होगा और प्लस H2O फॉर्म होगा। जो रिएक्शन सेम है, लेकिन MgCO3 जो है वो इन फेयरली सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल रहता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो वो इनसोल्यूबल रहता है। इसीलिए कैल्शियम सॉरी जो हार्डनेस है वो मैग्नीशियम की वजह से होंगी, तो सिंपली बॉइलिंग से नहीं रिमूव होंगे। बॉइलिंग से सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होंगे, और टेम्परेरी हार्डनेस भी कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देन प्रैक्टिकली नॉट सुटेबल फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई। ये जो मेथड है, ये मेथड जो बॉइलिंग की मेथड है रिमूवल ऑफ हार्डनेस, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए, क्योंकि वहां पर जो क्वांटिटी में वाटर लगता है या फिर वो क्वांटिटी में वाटर जो ट्रीट होता है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में रहता है।
10 mld 5 mld 2 mld इतने क्वांटिटी का वाटर रहता है, और उस वाटर को अगर हमने बॉईल किया तो एनर्जी बहुत यूज होंगी, और इफिशियंसी भी उतनी नहीं है इसकी कि ये सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस ही रिमूव कर रहा है। उसमें भी टेम्पररी हार्डनेस में से भी कौन सी हार्डनेस रिमूव कर रहा है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम से जो हार्डनेस क्रिएट होंगी वो ही रिमूव कर रहा है टेम्पररी हार्डनेस, तो इसीलिए प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल है ये मेथड। देन सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल के लिए सुटेबल है, जहां पर कहाँ पर, एक तो लेबोरेटरी में या फिर हाउस में हमें अगर वाटर ड्रिंक करना है, वाटर बहुत हार्ड है तो उसकी हार्डनेस हम कम कर सकते हैं बॉइलिंग करके, हम वो हार्डनेस क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बॉइलिंग किया तो वाटर की हार्डनेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेबोरेटरी में भी अगर कोई प्रैक्टिकल में जीरो हार्डनेस का अगर वाटर चाहिए रहेगा या फिर टेम्पररी हार्डनेस नहीं चाहिए वाटर की, तो उस समय भी हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ये मेथड लैब में एक एग्जांपल देता हूँ आपको, लैब में कहाँ यूज होगा। अगर वाटर में हमें टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस फाइंड करना है, तो उस समय क्या किया जाता है, वाटर को पहले टोटल हार्डनेस फाइंड किया जाता है, फिर टोटल हार्डनेस फाइंड करने के बाद वाटर को बॉईल किया जाता है, और वाटर बॉईल करने के बाद उसमें से टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है और सिर्फ बचती है परमानेंट हार्डनेस। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस फाइंड कर सकते हैं, और फिर बाद में टोटल में से परमानेंट माइनस करके टेम्परेरी मिल जाएंगे। देन रिमूवल ऑफ हार्डनेस सेकंड मेथड से, फर्स्ट मेथड देख लिया हमने बाय बॉइलिंग, सेकंड मेथड है एडिशन ऑफ लाइम। लाइम ऐड करने के बाद, लाइम ऐड करने से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हार्डनेस है वो रिमूव कर सकते हैं। इसे क्लार्क्स मेथड भी कहा जाता है। एडिशन ऑफ लाइम और सोडा ऐड करने के बाद जो मेथड है वो क्लार्क्स मेथड भी कहा जाता है। लाइम जो, वो लाइम का फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रेटेड लाइम है ना, इन अगर वाटर मॉलिक्यूल या वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो लाइम को कहेंगे हाइड्रेटेड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2 यूज किया जाता है एडिशन ऑफ लाइम है क्लार्क्स मेथड में। अब इधर देखिए, जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस, जैसे कि मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, हमने देखा कि मैग्नीशियम हार्डनेस वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगी, तो उसे हम कैसे रिमूव करेंगे, लाइम ऐड करके रिमूव करेंगे। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा CaCO3। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी फॉर्म होगा, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या रहता है, फेयरली सोल्यूबल रहता है, वाटर में सोल्यूबल रहता है, इसलिए ये रिमूव नहीं होगा ये रिएक्शन में, और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर होगा। इसलिए क्या किया जाता है, इसीलिए जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट को फिर से थोड़ा एक्स्ट्रा का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, लाइम लगेंगे, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो ऊपर की रिएक्शन में फॉर्म हुआ, वो फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होके होते से क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2 फॉर्म करता है, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्रिएट होता है, कन्वर्ट होता है, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट वो भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। इसीलिए ये ध्यान में रखना हमेशा कि जब हमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस अगर रिमूव करनी है, तो उसके लिए दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड लगेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हाइड्रेटेड लाइन के दो कंपाउंड लगे, एक जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट करेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट कन्वर्ट हुआ उसे फिर से कन्वर्ट करने के लिए CaOH/2 एक लगेंगे। इसलिए 2 यूनिट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगेंगे, 1 यूनिट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिमूव करने के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा एमसीक्यूज में, ओरल क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज करेंगे तो इधर एक ही, इधर देखिए रिएक्शन में सेम है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सिर्फ अगर इधर मैग्नीशियम है इधर क्या है, सिर्फ कैल्शियम है, तो इधर क्या डायरेक्टली जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कन्वर्जन जो क्या में हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में हो रहा है, और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो रहा है। और जो कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड है CaOH/2 वो इसके साथ रिएक्ट होके वो भी क्या फाइंड करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ फॉर्म होगा और एक कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ फॉर्म होगा, 2CaCO3 फॉर्म होगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होने वाला है। इसलिए इधर इधर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में एक ही लाइन लग रहा है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में 2 लाइन लग रहे हैं। देन ओनली अडॉप्टेड फॉर वाटर कंटेनिंग टेम्परेरी हार्डनेस। ये मेथड जो है, ये मेथड टेम्परेरी हार्डनेस के लिए ही यूजफुल है, लाइन और क्या बोलते हैं, हीटिंग। परमानेंट हार्डनेस ये रिमूव नहीं कर सकती। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करना है तो हमें अलग अलग मेथड, जैसे लाइम सोडा प्रोसेस है, या फिर सोडा ऐश प्रोसेस है, उसे हम प्रेसिपिटेशन मेथड कहेंगे, क्लार्क्स मेथड कहेंगे। देन जियोलाइट प्रोसेस है, उसे बेस एक्सचेंज और आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी कहा जाता है। देन डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस और डीआयोनाइजेशन प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस जो वाटर में की परमानेंट हार्डनेस क्या करती है, रिमूव करती है।
देन सोडा, लाइम सोडा प्रोसेस क्या है कि वो आप डिटेल में देखेंगे। लाइम CaOH/2, लाइम का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CaO है, अगर हाइड्रेटेड रहेगा तो CaOH/2 प्लस सोडा ऐश Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इज यूज। लाइम सोडा में लाइम भी करना यूज करना है और सोडा भी यूज करना है। लाइम इसलिए यूज करना है जो परमानेंट टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करेंगे, सोडा क्या करेंगे, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करेंगे। इस प्रकार टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव हो जाएंगे और परमानेंट हार्डनेस भी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। देन रॉ वाटर प्लस लाइम, ये जो मेथड है इसमें क्या किया था, रॉ वाटर में लाइम सोडा, रॉ वाटर है प्लस लाइम, रॉ वाटर है प्लस लाइम सोडा प्लस स्लो मिक्सिंग प्लस सेडिमेंटेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो जो रॉ वाटर है, तो वो रॉ वाटर में पहले क्या किया था, लाइम सोडा ऐड किया था, साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे या फिर एक के बाद एक ऐड करेंगे, लाइम और सोडा सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं और टुगेदर भी ऐड कर सकते हैं। देन और स्लो मिक्सिंग प्रोवाइड करना है, स्लो एजिटेशन प्रोवाइड करना है 30 to 60 मिनट्स के लिए, यानी कि जो रिएक्शन है लाइम सोडा और जो हार्डनेस की रिएक्शन है प्रॉपरली उसका 30 to 60 मिनट का एजिटेशन स्लो मिक्सिंग प्रोवाइड करनी है। देन रिएक्शन होने के बाद जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जैसे कि पिछले 2-3 रिएक्शन में देखा हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हो रहा है वो प्रेसिपिटेट रहता है, और वो प्रेसिपिटेट रिमूव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करने में सेडिमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेंगे या फिर फिल्ट्रेशन, या फिर दोनों भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट रिमूव करने के लिए, तो ये थी लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस सिंपली क्या रहता है, रॉ वाटर में लाइम ऐड करते हैं, सोडा भी ऐड करते हैं, 30 to 60 मिनट के लिए स्लो मिक्सिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो प्रेसिपिटेशन को रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जो प्रेसिपिटेट सेडिमेंटेशन में नहीं रिमूव है वो उन्हें रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस। देन प्रोसेस एडॉप्टेड एज कोल्ड और हॉट, ये प्रोसेस कोल्ड भी ऑपरेट कर सकते हैं और हॉट भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर जो वो कम भी यूज कर सकते हैं और ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग एडवांटेज है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर 10 to 21 डिग्री सेल्सियस पे ऐड करें तो हम नॉर्मल या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, हम ऑपरेट कर सकते हैं। हॉट प्रोसेस यानी 108 और 160 डिग्री सेल्सियस पे करें तो इस समय क्या होगा कि इफिशियंसी बढ़ेंगे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन एक्स्ट्रा की कई कई जगह जो एनर्जी है वो वेस्ट एनर्जी भी यूज करते हैं, वो मैं आपको कोल्ड में हॉट हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में डिटेल में बताऊंगा कि एनर्जी कहाँ से यूज की जाती है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में, जो उससे क्या हो सकता है कि जो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल हो। देन अब इधर रिएक्शन देखिए, लाइम सोडा ऐड करने के बाद जो वाटर में के जो हार्डनेस है, कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से जो हार्डनेस है वो कैसे रिमूव होगी। अगर हमने वाटर में लाइम ऐड किया तो क्या होगा, सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन होता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि जैसे ही हम ऐड करेंगे इनिशियली जो कार्बन हम लाइम ऐड करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, वो प्रेसिपिटेट रहेगा। तो ये एक जो है वो इधर क्या होने वाला है कि जो एक्सेस में हमें क्या लगेगा, लाइम लगेगा। हम लाइम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम लाइम यूज कर रहे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के हार्डनेस के लिए, लेकिन लाइम कहाँ यूज हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में यूज हो रहा है, यानी कि लाइम कंजम्पशन बाय CO2 इन वाटर इज मोर। क्या इसीलिए क्या होगा कि हम जो जितनी क्वांटिटी हमें लाइम लगने वाला उससे ज्यादा क्वांटिटी में हमें क्या लगेगा, लाइम लगेगा, क्योंकि लाइम सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस के लिए रिमूव नहीं हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है वो यूज सॉरी वो यूज सिर्फ उसी के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यूज हो रहा है। देन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हमने अभी पिछले 2 स्लाइड में देखी, कैल्शियम लाइम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है प्रेसिपिटेट के इसमें। देन अब ये भी देखा है हमने, मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर यूज करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम के 2 यूनिट लगेंगे, जैसे कि पहले रिएक्शन में एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कन्वर्जन कैल्शियम कार्बोनेट में इनसोल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में हुआ या प्रेसिपिटेट में हुआ, और सोल्यूबल मैग्नीशियम कार्बोनेट, और फिर ये सोल्यूबल मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो सोल्यूबल मैग्नीशियम कार्बोनेट का कन्वर्जन क्या में हो रहा है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये इनसोल्युबल है, इसका जो है वो प्रेसिपिटेशन होगा। तो याद रखना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए 2 लगेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 1 लाइन लगेगा। देन अभी इधर तो हमने टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव की है। अब परमानेंट हार्डनेस लाइट के थ्रू कैसे रिमूव होती है ध्यान दीजिएगा। अब परमानेंट हार्डनेस रहेंगी मैग्नीशियम सल्फेट्स, क्लोराइड्स और नाइट्रेट से, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इनकी वजह से क्या होगा, जो वाटर में जो प्रेजेंट वाटर में परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट रहती है। तो अब मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो फॉर्म करेंगे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और MgOH/2। इधर जो है मैग्नीशियम के वजह से जो हार्डनेस थी वो कन्वर्ट हो गई है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ये प्रेसिपिटेट हो गए, यानी मैग्नीशियम हार्डनेस जो रिमूव कर दी। लेकिन क्या हो रहा है, जब लाइम यूज करें तो दूसरी हार्डनेस जो इम्पार्ट हो रही है इसमें, दूसरी हार्डनेस जो है वो इंड्यूस हो रही है। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट ये भी परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस करेगा, कैल्शियम सल्फेट ये भी परमानेंट हार्डनेस क्या करेगा, रिमूव करेगा। इसीलिए जो ऊपर की रिएक्शन में कैल्शियम सल्फेट यूज हुआ है, वो कैल्शियम सल्फेट जो फॉर्म हुआ है वो कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सोडा ऐड करना पड़ेगा। यानी कैल्शियम सल्फेट के बाद अगर उसके बाद अगर सोडा ऐड किया तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट और सोडा एश की रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होंगी। किस प्रकार, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा वो प्रेसिपिटेट रहेगा, और सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा वो ये रहेगा। और ये जो है सोडियम सल्फेट ये सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट जो है वो हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे पहली रिएक्शन में इधर देखा गया, मैंने इधर नोट भी लिखा है। पहली रिएक्शन में पहली रिएक्शन ओनली आयन गेट्स एक्सचेंज, नो सॉफ्टनिंग। आयन क्या हो रहे हैं, सिर्फ एक्सचेंज हो रहे हैं, सॉफ्टनिंग नहीं हो रही, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो है वो फॉर्म हो रहा है। कैल्शियम सल्फेट क्या परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस करेगा। देन रिमूवल ऑफ कैल्शियम सल्फेट जो वो रिमूव होगा, जो आइदर रिमूवल ऑफ कैल्शियम सल्फेट आइदर ओरिजिनली प्रेजेंट और फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन। अगर ऊपर की रिएक्शन में फॉर्म होगा तो वो भी इस प्रकार रिमूव होगा, अगर पहले से कैल्शियम सल्फेट अगर प्रेजेंट होगा तो वो भी क्या होगा, इस प्रकार ही रिमूव होगा। देन कैल्शियम क्लोराइड अगर प्रेजेंट है एज अ हार्डनेस तो वो किस प्रकार रिमूव होगा, देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडा, इसकी रिएक्शन होगी ये CaCO3 फॉर्म करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे और ट्वाइस NaCl, ये भी सॉल्ट फॉर्म करेंगे, लेकिन NaCl से हार्डनेस नहीं रहती, सूडो हार्डनेस रहती है। इसलिए जो इधर भी क्या हो जाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जो हार्डनेस है वो हार्डनेस क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। अब इधर आप बोलोगे कि कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम प्लस अगर कैल्शियम, ये दोनों की रिएक्शन की है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी लाइम की अगर रिएक्शन करें तो इधर क्या होने वाला है, कैल्शियम कैल्शियम रिप्लेस भी हो तो सेम ही बचने वाला है, कैल्शियम CaCl2 और COH/2, और वो रिएक्शन कैरी आउट भी नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों की एफिनिटी जो वो क्लोराइड के और इसके तरफ स्ट्रांगली है, इसलिए वो रिप्लेस नहीं होने वाले। तो इसलिए ये रिएक्शन जो कैल्शियम क्लोराइड रिमूव करने के लिए लाइम नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, सोडा ही लगेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, अब मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए इधर ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड ये परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस करता है वाटर में। तो जब लाइम से ऐड करेंगे तो इधर जो है वो आयन जो है रिप्लेस होंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा MgOH/2 और कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, क्योंकि कैल्शियम की एफिनिटी जो है वो क्लोराइड की तरफ ज्यादा है OH निगेटिव से, तो इसलिए वो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। अब इधर भी जो है वो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, मैग्नीशियम हार्डनेस जो वो रिमूव हो रही है, लेकिन कैल्शियम हार्डनेस जो इंड्यूस हो रही है, इसीलिए फिर ये कैल्शियम हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से सोडा एश जो है वो सोडा एश के साथ उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, फिर सोडा एश जो है वो कंज्यूम होगा। देन रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड बाय लाइम एंड सोडा एश, ये जो है वो रिमूवल किया है, रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड बाय लाइम एंड सोडा। देन magnesium bicarbonate required 2 equivalent of lime and 1 equivalent of lime needed by others like calcium bicarbonate, magnesium chloride, magnesium sulfate। जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, ये रिएक्शन में देखिए कि जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसे 2 कैल्शियम कार्बोनेट लगेंगे। एक ही रिएक्शन जो वो एक ही रिएक्शन को मैंने 2 रिएक्शन को एक ही रिएक्शन में बनाया मैंने। तो इधर देखिए, इधर क्या किया है,
एक मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, 2 लाइम लगेंगे तो फॉर्म क्या करेंगे डायरेक्टली 2CaCO3, 2 कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होंगे और एक MgOH/2। ये दोनों क्या है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, ये भी प्रेसिपिटेट होगा और ये भी क्या होगा प्रेसिपिटेट होगा और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। यानी कि रिएक्शन जो रिएक्शन एक ही इसमें लिख दिया मैंने, तो रिएक्शन को कंबाइन करके, इसीलिए इधर देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड 2 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम, while other salts like calcium bicarbonate, magnesium chloride, magnesium sulfate required 1 equivalent of lime. Then lime soda process में मैग्नीशियम क्लोराइड की भी रिएक्शन कंबाइन कलेक्टिवली लिखा है इधर। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड रिमूव करने के लिए एक लाइम लगेंगे और एक सोडियम कार्बोनेट लगेगा, सोडियम कार्बोनेट लगेगा। अब ये जो है सोडा है ये, तो इसकी रिएक्शन होगी MgOH/2, ये M और ये OH रिएक्ट होगा MgOH/2, और इस Ca और ये CO3 रिएक्ट होगा, CaCO3 फॉर्म करेंगे, ये भी प्रेसिपिटेट रहेगा। और ये जो Cl2 है, ये Cl2 और ये NO2 रिएक्ट होके ट्वाइस NaCl फॉर्म करेंगे। तो ये थी रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय यूजिंग सोडा एंड लाइम। Then removal of magnesium chloride required 1 unit of lime and 1 unit of soda. Magnesium sulfate में भी same 1 unit of lime and 1 unit of sodium bicarbonate लगेगा। देखिए इधर ये MgOH/2 फॉर्म होगा, इधर OH/2 है, ध्यान रखेंगे इधर OH/2 है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। Then removal of magnesium sulfate requires 1 unit of lime and soda, उसे 1 यूनिट ऑफ लाइम और 1 यूनिट ऑफ सोडा लगेगा मैग्नीशियम सल्फेट रिमूव करने के लिए। देन अमाउंट ऑफ केमिकल्स रिक्वायर्ड डिपेंड, अब ये जो केमिकल्स लगेंगे, लाइम लगेगा, सोडा लगेंगे, कितना लगेंगे डिपेंड काय पर करेंगे और देखेंगे। फ्री CO2 प्रेजेंट इन वाटर, उसमें फ्री CO2 कितना प्रेजेंट है, फ्री CO2 ज्यादा प्रेजेंट है तो ज्यादा अमाउंट में लाइम लगेगा, क्योंकि पहले रिएक्शन लाइम की रिएक्शन CO2 के साथ होती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है CO2 और CaOH/2 की रिएक्शन, इसलिए अगर CO2 ज्यादा रहेगा तो लाइम ज्यादा लगेगा, CO2 कम रहेगा तो लाइम कम लगेगा। देन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से है, मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट की वजह से। और ये ज्यादा है तो हमें जो सोडा जो लगेगा Na2CO3 जो लगेगा उसका क्वांटिटी ज्यादा लगेगा, और ये कम है तो सोडा की क्वांटिटी कम लगेगी, लाइम की क्वांटिटी तो सेम लगने वाली है। देन टोटल मैग्नीशियम ज्यादा है, अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट है तो 2 यूनिट्स ऑफ लाइम लगेंगे, ठीक है। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कम है, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा है तो तो सोडा ज्यादा लगेगा। देन कंटेंट्स ऑफ लाइम एंड सोडा इन द कमर्शियल केमिकल्स, अब सोडा और लाइम जो हम प्रोडक्ट बाय करेंगे उसमें एक्चुअल कंटेंट कितना प्रेजेंट है, उसमें कितना प्रेजेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना प्रेजेंट है। सपोज लाइम में COH/2 कितना प्रेजेंट है, सोडा में Na2CO3 कितना प्रेजेंट है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट में केमिकल लगेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन लाइम और सोडा का कमर्शियल केमिकल्स में अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी कंपेरेटिवली कम लगेंगी। देन लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्रोसेस, अब लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्लांट जो है वो सॉफ्टनिंग प्लांट में कौन कौन से ट्रीटमेंट यूनिट्स इन्वॉल्व रहते देखेंगे। फर्स्ट फीडिंग एंड मिक्सिंग डिवाइसेस, फीडिंग एंड मिक्सिंग डिवाइसेस यानी हमें फीड करना है केमिकल्स, जो सोडा और लाइम है वो हमें ऐड करने हैं, तो वो यानी फीड कर रहे हैं और उसकी मिक्सिंग भी करना है, वो जो सोडा और लाइम है वो इफेक्टिवली पूरे टैंक में मिक्स हो जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मिक्सिंग करना पड़ेगा, और वो मिक्सिंग जो रैपिड मिक्सिंग करनी पड़ेगी, फास्ट मिक्सिंग करनी पड़ेगी, जैसे हमने कोआगुलेशन विद सेडिमेंटेशन में किया है। देन उसके बाद आएगा फ्लोकुलेशन बेसिन भी आने वाला है, या अगर हमने फ्लोकुलेशन के लिए प्रोवाइड किया, स्लो मिक्सिंग हमें करनी पड़ेगी, धीरे धीरे रिएक्शन अगर स्लो है तो हमें स्लो मिक्सिंग करनी पड़ेगी 30 to 60 मिनट के लिए। फ्लॉक्स फॉर्मेशन होगा, अगर फ्लॉक्स फॉर्मेशन हुआ तो उससे जो फ्लॉक फॉर्मेशन होने के बाद जो पार्टिकल की साइज है, वो पार्टिकल की साइज क्या हो जाएंगे, पार्टिकल की साइज बढ़ जाएंगे, और पार्टिकल की साइज बढ़ी तो रिमूवल जब वो रिमूवल क्या होगा, इजीली होगा सेटलिंग। देन सेटलिंग बेसिंग फ्लोकुलेशन के बाद रहेगा सेडिमेंटेशन टाइम, सेम एज सेडिमेंट कोआगुलेशन विद फ्लोकुलेशन, लार्जर साइज के पार्टिकल रहेंगे जो इजीली सेटल हो जाएंगे। देन डिटेंशन टाइम, अब जो सेटलिंग बेसिन का डिटेंशन टाइम जो वो 2 to 4 आवर्स रहता है इधर।
मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ सच सेडिमेंटेशन में क्या होगा, अगर पार्टिकल जो है वो पार्टिकल सेटल होंगे बॉटम में जो पार्टिकल सेटल हुए वो पार्टिकल को रिमूव करने के लिए मैकेनिकल डिवाइस सच एज स्क्रैपर्स यूज किए जाते हैं। और वो स्क्रैपर्स जो है वो मैकेनिकल रहते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस कहा जाता है उन्हें, वो भी लगे हैं कंटिन्यूसली स्लज जो वो रिमूव करना है हमें। देन रिकार्बोनेशन एंड स्टेबलाइजेशन प्लांट, रिकार्बोनेशन और स्टेबलाइजेशन प्लांट हमें एक यूनिट ऐड करना पड़ेगा। जो कार्बन CO2 जो रिमूव हुआ है, CO2 जो हमने CO2 जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर जो रिमूव हुआ है वाटर में का, उस वजह से जो वाटर की पीएच है वो वाटर की पीएच बढ़ जाती है। इसीलिए वो पीएच कम करने के लिए, वाटर को स्टेबलाइज करने के लिए रिकार्बोनेशन करना पड़ता है। रिकार्बोनेशन में सिंपली क्या करना पड़ता है, एडिशन ऑफ CO2 क्या करना पड़ता है, CO2 गैस का करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकार्बोनेशन, यानी जो कार्बन रिमूव है उसे कार्बन को ऐड करने के लिए रिकार्बोनेशन प्रोसेस कहा जाता है। देन उसके बाद में वाटर को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिर फिल्टर करने के बाद जो सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हुए, सेडिमेंटेशन में जो रिमूव नहीं हुए हमारे जो प्रेसिपिटेट है वो क्या होते हैं, वो बाद में फिल्ट्रेशन में रिमूव हो जाते हैं। इसलिए फिल्ट्रेशन यूनिट भी प्रोवाइड किया जाता है। फिल्टर्स द रिकार्बोनेटेड वाटर इज पास थ्रू द फिल्ट्रेशन। तो ये था लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्लांट के इसेंशियल यूनिट्स, कौन कौन से यूनिट्स रहते हैं। देन लाइम सोडा प्रोसेस, समरी ऑफ केमिकल्स रिक्वायर्ड, केमिकल रिक्वायर्ड की समरी की है। अब रिएक्शन तो याद नहीं रहेंगी, ये टेबल याद कर लेंगे तो आपको रिएक्शन ध्यान में रहेंगे, और कितने क्वांटिटी में लाइम लगे हैं, कितने क्वांटिटी में सोडा लगे हैं, और कितने यूनिट्स लगेंगे वो पता कर सकते हैं। अल्कलिनिटी है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अगर अल्कलिनिटी है तो उस समय क्या रहता है, तो 1 यूनिट ऑफ लाइम लगेगा। देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो उधर क्या लगने वाला है, 1 यूनिट ऑफ लाइम ही लगेगा। देन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहा तो उधर हमने देखा है, कई बार बताया मैंने आपको कि 2 यूनिट लगने वाले लाइम लाइम के। फिर मैग्नीशियम सल्फेट है तो एक लाइम और एक सोडा ऐश लगेगा। देन कैल्शियम सल्फेट है तो एक ही सोडा लगेगा। कैल्शियम क्लोराइड है तो एक ही सोडा लगेगा। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड है तो क्या लगेगा, एक लाइम और एक सोडा लगेगा। ध्यान दीजिएगा इधर जो परमानेंट हार्डनेस है कैल्शियम के वजह से, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के, उन्हें क्या लग रहा है, सिर्फ सोडा लग रहा है। और जहां पे मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा का ले रहा है, M फॉर मैग्नीशियम और M फॉर मोर। इसलिए ध्यान में रखना, M से क्या आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, और M से क्या आ रहा है, मोर आ रहा है ना। मैग्नीशियम को ज्यादा का लग गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को 1 यूनिट ज्यादा का लाइम लग रहा है, और मैग्नीशियम सल्फेट को लाइम भी लग रहा है, सोडा भी लग रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड को लाइम भी लग रहा है, सोडा भी लग रहा है। इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं केमिकल्स रिक्वायर्ड जो है वो। देन अब दो जनरली पहले ही बताया मैंने आपको कि जो सोडा लाइम प्रोसेस है वो दो मेथड से, दो टेम्परेचर पे ऑपरेट किया जाती है। एक नॉर्मल टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है उसे हम कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस भी कहते हैं, और दूसरा रहता है हाइयर टेम्परेचर 108 to 160 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करते हैं, उसे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कहते हैं। तो अब ये उसका जो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का जो वो रिएक्टर टैंक है, तो अब देखते हैं। ये जो है ये आउटर चेम्बर है, ठीक है, ये आउटर चेम्बर है। आउटर चेम्बर के अंदर जो एक इनलेट चेम्बर है, ये जो दिख रहा है ये इनलेट चेम्बर है, ठीक है। और ये नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का पोर्शन कोनिकल पोर्शन है सेटलिंग के लिए। ये सेटलिंग जोन, ये पूरा भी सेटलिंग जोन ही एक्चुअल में। और ये कोनिकल जोन इसलिए है कि जो स्लज फॉर्म हो रहा है वो स्लज फॉर्म इजीली स्लाइड हो नीचे और इधर कलेक्ट और यहाँ से इजीली रिमूव किया जाए। तो अब एक्चुअल मैकेनिज्म कैसा होता है वो बताता हूँ मैं। ये तो इक्विपमेंट बता दिया मैंने आपको, और ये सेंट्रली और एक मोटर भी रहती है, जो ब्लेड्स रहते हैं, या फिर मिक्सिंग के लिए मोटर प्रोवाइड की जाती है। और ये इधर इनलेट फीड रहता है, इनलेट रहता है केमिकल के लिए, और इधर इनलेट रहता है वाटर के लिए। तो ये थे इसेंशियल पार्ट्स। तो अब एक्चुअल में प्रोसेस क्या की होती है, यहाँ के इनलेट से क्या होता है, केमिकल ऐड करते हैं, और यहाँ का जो इनलेट है यहाँ से जो वाटर है, जो वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है वो ऐड करते हैं। अब ये जो मोटर्स है, ये मोटर्स के थ्रू क्या होगा, ये रोटेट होगा, और ये रोटेट होने की वजह से क्या होगा, इधर मिक्सिंग होगी। ये मिक्सिंग इस होने से जो इनकमिंग वाटर है और जो केमिकल्स है उनके बीच में रिएक्शन होगा। रिएक्शन के बाद ये वाटर जो है, ये वाटर नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। ये वाटर जो नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जब वाटर मूव होगा, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं वो प्रेसिपिटेट क्या होंगे, उनके वेट की वजह से, क्योंकि प्रेसिपिटेट है वो क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे, नीचे सेटल होंगे। और वर्टिकली अप जाते समय वाटर में प्रेसिपिटेट जो प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है फिर भी, तो इधर वुड फाइबर फिल्टर भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये वुड फाइबर फिल्टर में क्या होंगे, जो प्रेसिपिटेट जो
कुछ प्रेसिपिटेट जो फाइन है वो रिमूव नहीं, वो सेटल नहीं हो रही, तो वो भी क्या हो जाएंगे, फाइबर में क्लॉग्ड होके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ऊपर से जो वाटर मिलेगा हमें वो सॉफ्ट वाटर मिलेगा। ये जो है वहां से वाटर जो बाहर निकलेगा वो वाटर क्या निकलेगा, सॉफ्ट वाटर निकलेगा। इधर कहीं भी जो है वो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया नहीं गया, सिर्फ वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं हम। तो लाइम ऐड करने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, बस उतना ही, ज्यादा कुछ टेम्परेचर जो है वाटर में बढ़ेगा नहीं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में कैरी कर सकते हैं, कैरिड आउट कर सकते हैं। देन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। अब हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में देखते हैं, ये रॉ वाटर फीड है, यहाँ से हमें रॉ वाटर ऐड कर रहे हैं। ये देन सुपर हीटेड स्टीम इनलेट है, यहाँ से हमें क्या करना है, हीट प्रोवाइड करने के जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है वो यहाँ से बढ़ाना है। देन रिएक्शन टैंक, वाटर में जो रिएक्शन होने वाली है टैंक में होने वाली है। देन कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन जो होने वाला है वो सेडिमेंटेशन ये टैंक में ये पोर्शन में होने वाला है। देन जो स्लज है जो यहाँ पे स्लज जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट स्लज क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से उसे उसका आउटलेट है। और फिर बाद में जो से प्रेसिपिटेट सेटल होने के बाद जो है वो वाटर जो है वो सैंड फिल्टर के पास पास किया था, तो इधर से। तो अब इसका मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको, उससे पहले मैकेनिज्म बताने से पहले ये हीट के बारे में बताता हूँ, सुपर हीटेड स्टीम ये क्या है। अब ये जो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है, ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में हमें वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक लाना है, हमें 108 टू 116 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। लेकिन अब अगर हमारी सिस्टम को अगर हमें इकोनॉमिकल करना है या कॉस्ट हमारी बढ़ानी नहीं, तो हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। तो ये मेथड को इस प्रकार किस प्रकार यूज किया जाता है, आप सपोज बॉयलर है, बॉयलर में कैसा रहता है कि वाटर स्टीम जनरेट किया जाती है, अब जो वेस्ट स्टीम है वो वेस्ट स्टीम को कंडेंस भी किया करना पड़ता है, तो कंडेंसेशन यूनिट अलग रहता है। तो उस समय क्या कर सकते हैं, अगर एक आधी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री में अगर सोडा लाइम प्रोसेस से हम वाटर में की हार्डनेस रिमूव करना चाहते हैं, तो वो जो स्टीम वेस्ट स्टीम है बॉयलर में की या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में की जो वेस्ट स्टीम है, वो स्टीम को हम इधर पास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमें जो एक्सेस ऑफ एनर्जी लगने वाली है वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो लगेंगी नहीं इधर। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सुटेबिलिटी अडॉप्ट कर सकते हैं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के लिए। तो ठीक है, तो ये था कि जो एनर्जी का जो वो एनर्जी का यूज कैसे कर सकते हैं हम इधर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो अब एक्चुअल प्रोसेस पे आता हूँ मैं, एक्चुअल प्रोसेस कैसे होती है इसमें बताता हूँ। ये इनलेट टेम्परेचर ये सॉरी इनलेट जो इनलेट है, ये टैंक का जो इनलेट है, यहाँ से वाटर रॉ वाटर जो है वो जिसमें हार्डनेस प्रेजेंट है वो फीड किया जाता है, तो फिर स्प्रे किया जाता है, और इधर से क्या किया जाता है, जो सुपर हीटेड स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम को पास किया जाता है। अब सुपर हीटेड स्टीम और वाटर का कांटेक्ट होता है, उस वजह से क्या होता है, जो हीट है हीट भी कंडेंस हो जाती है, और दूसरी बात ये कि जो वाटर का जो टेम्परेचर वो वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और वो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने का रिएक्शन टैंक में वाटर क्या होता है, वाटर प्लेस हो जाता है। फिर बाद में इधर से हम क्या करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं, लाइम और सोडा ऐड करते हैं। लाइम और सोडा ऐड करने के बाद ये जो वाटर है, वाटर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, उस वजह से जो रिमोल है रिमोल भी ज्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ने से जो सोलिबिलिटी रहती है डिजोल्व सॉलिड्स के, डिजोल्व गैसेस की, सोलिबिलिटी जो अफेक्ट करती है, सोलिबिलिटी लेस हो जाती है, इसीलिए भी जो रिमूवल है वो रिमूवल फास्ट होता है। ये एक मेन एडवांटेज है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का। देन रिएक्शन होने के बाद जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, वो प्रेसिपिटेट क्या होता है कि वाटर को ये कोन के थ्रू, जो कोनिकल से कोन के थ्रू क्या होता है इधर या आउटलेट से ऊपर के तरफ जो है वो मूव होता है। अभी ऊपर की तरफ मूव होते समय वाटर में की जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, ये रिएक्शन टाइम में जो रिएक्शन हुए, वो रिएक्शन के बाद जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, सेटल डाउन होता है नीचे। वो प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, और सेटल होने के बाद वो जो है वो सेटल होने के बाद ये कोनिकल सेडिमेंटेशन में के इधर ये सरफेस पे इधर सेटल होता है, और इनके वेट से क्या होता है, स्लाइड डाउन हो जाता है, स्लाइड डाउन होकर इधर कलेक्ट होता है, और फिर यहाँ से क्या किया जाता है, वो रिमूव किया जाता है जो स्लज फॉर्म हुआ है। अब इधर से जो वाटर जो है वो फ्री फ्रॉम हार्डनेस कॉजिंग आयंस, या फिर कम आयंस प्रेजेंट है, वो आयंस को क्या किया जाता है, फिल्टर किससे पास किया जाता है, जो फाइन सॉलिड्स रहेंगे, जो फाइन प्रेसिपिटेट जो रिमूव नहीं हुए हैं, वो फाइन प्रेसिपिटेट क्या हो जाएंगे, अभी इधर सैंड बेड में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ऊपर फाइन सैंड है, बीच में कोर सैंड है, और उसके बीच में क्या किया गया है, बेस मटेरियल यानी ग्रेवल लेयर
प्रोवाइड किया गया। नीचे से जो वाटर मिलेगा वाटर क्या रहेगा, फिल्टर्ड सॉफ्टन वाटर आउटलेट, यानी फिल्टर्ड वाटर रहेगा और वो भी वाटर कौन सा रहने वाला है, सॉफ्ट वाटर रहने वाला है। तो ये थी हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस भी देखा हमने। अब डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या है। फर्स्ट मेन डिफरेंस है टेम्परेचर का। नाम में ही है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस नॉर्मल टेम्परेचर पे कैरिड आउट की जाती है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे। ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस हाइयर टेम्परेचर पे कैरिड आउट की जाती है 95 to 100 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस अप टू 160 डिग्री सेल्सियस। देन प्लीज स्लो प्रोसेस, ये जो है प्रोसेस थोड़ी स्लो है एज कम्पेयर टू हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, इट इज रैपिड प्रोसेस। देन यूज ऑफ कोआगुलेंट इज नेसेसरी, इसमें ये प्रोसेस में कोआगुलेंट जरूरी है, इसमें कोआगुलेंट की जरूरत नहीं है। देन फिल्ट्रेशन इज नॉट इजी, फिल्ट्रेशन जो है इसमें इजी नहीं है। देन फिल्ट्रेशन इज इजी एज विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लो। इधर जो है टेम्परेचर बढ़ने से जो वाटर की विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी कम हो जाती है और उस वजह से जो फिल्ट्रेशन है वो फिल्ट्रेशन रेट जो है वो फिल्ट्रेशन जो है वो इजी हो जाता है। देन रेसिडुअल हार्डनेस जो है वो इसमें कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से जो रेसिडुअल हार्डनेस है ना वाटर में अगर पर्टिकुलर 300 400 500 अगर हार्डनेस प्रेजेंट है तो फाइनल हार्डनेस कितनी प्रेजेंट रहेंगी, वो 60 ppm एंड 60 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट रहेंगी। इसमें हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में 15 to 30 ppm हार्डनेस प्रेजेंट रहेंगी। देन डिजोल्व गैसेज आर नॉट रिमूव, इसमें डिजोल्व गैसेज नहीं रिमूव होते हैं, सिर्फ CO2 जो है वो CO2 रिमूव होने वाला है, सिर्फ उतना ही। देन डिजोल्व गैसेस आर रिमूव, इसमें अदर डिजोल्व गैसेस भी रिमूव होंगे क्योंकि हायर टेम्परेचर पे सोलिबिलिटी जो है गैसेस की सोलिबिलिटी कम होती है, इसलिए वो गैसेस क्या हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। देन इट हैज लो इट हैज लो इट हैज लो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी, इसकी जो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस से कम है। इट इज हाई सॉफ्टनिंग वाटर कैपेसिटी, यानी ये ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस क्या कर सकता है, ज्यादा वाटर में की हार्डनेस क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। कोल्ड लाइम प्रोसेस थोड़ी कम करता है। रिकार्बोनेशन, अब रिकार्बोनेशन क्या है वो देखेंगे। Recarbonation refers to adding carbon dioxide in water by bubbling gases containing carbon dioxide CO2 through water generally for pH adjustment. Recarbonation क्या है और की किए जाते हैं पहले बताया मैंने आपको, फिर भी अभी डिटेल में देखेंगे। Recarbonation refers to adding carbon dioxide in water, यानी जो कार्बन रिमूव हुआ है पहले लाइम ऐड करने के बाद कार्बन रिमूव हो जाता है, तो वो जो कार्बन रिमूव हुआ है वो हमें कार्बन क्या करना है, फिर से ऐड करना है। तो वो रिमूव करने के लिए हमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं बाय बबलिंग गैसेस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा गैस जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, या फिर प्योरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर सकते हैं, वाटर में से पास कर सकते हैं। वो क्यों, पीएच एडजस्टमेंट के। अब CO2 रिमूव होने से वाटर और CO2 रिमूव होने से और लाइम ऐड करने से जो वाटर की पीएच है, जो फाइनल वाटर की जो पीएच है वो पीएच ज्यादा आती है। तो वो पीएच मेंटेन करने के, पीएच एडजस्टमेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिकार्बोनेशन करते हैं। देन आफ्टर एडिंग लाइम और सोडा एश ट्रीटेड वाटर है पीएच ग्रेटर देन 10, उसकी जो पीएच रहती है वो 10 तक पहुंच जाती है, इसलिए भी हमें पीएच एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिकार्बोनेशन करना पड़ता है। नेसेसरी टू लोअर पीएच टू स्टेबलाइज वाटर, वही जो बताया, वाटर स्टेबलाइज करने के लिए पीएच जो हमें क्या करनी पड़ती है, लोअर करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। एंड प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेट स्केल ऑन फिल्टर। कार्बोनेट स्केल जो है वो भी जो है क्या है, वो रिमूव रिमूव हो जाता है, जो कार्बोनेट रहता है फॉर्म होता है वो भी रिमूव होता है, और उससे जो प्रेसिपिटेशन होने वाला है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में, वो भी स्केलिंग जो है वो स्केलिंग भी नहीं होने वाली है, इसीलिए भी रिकार्बोनेशन नेसेसरी। रिकार्बोनेशन इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूस पीएच बाय डिफ्यूजिंग CO2 गैस थ्रू द वाटर। अब रिकार्बोनेशन ये सबसे कॉमन मेथड है जो वाटर की जो पीएच कम करता है, और टू कवर अप द रिमूव्ड CO2, जो CO2 रिमूव किया हुआ है, जो CO2 रिमूव हुआ है वो भी कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकार्बोनेशन करते हैं विथ लाइम एडिशन एंड और कन्वर्टिंग कार्बोनेट्स टू बाइकार्बोनेट्स एंड देयरबाय स्टेबलाइज द सॉल्यूशन अगेंस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट्स का प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। देन generally enough carbon dioxide added to reduce the pH of water to less than 8.7, typically 8.4। जो pH जो वो वाटर सैंपल की जो pH है वो जनरली 8.7 से कम या फिर 8.5 से के आसपास हमें क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है। The amount of carbon dioxide added in
एडेड इज डिटरमाइंड यूजिंग अ सैचुरेशन इंडेक्स। सैचुरेशन इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमें ऐड करना है, कितना यूज होगा, वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देन लाइम सोडा प्रोसेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज में सुटेबल फॉर टर्बिड एंड एसिडिक वाटर वेयर जियोलाइट प्रोसेस कैन नॉट बी यूज। अब ये लाइम सोडा प्रोसेस जो, वो लाइम सोडा प्रोसेस टर्बिड वाटर के लिए भी सुटेबल है, एसिडिक वाटर के लिए भी सुटेबल है। अगर हम जियोलाइट प्रोसेस या आयन एक्सचेंज प्रोसेस देखेंगे तो उधर वहाँ क्या होता है कि अगर टर्बिड वाटर यूज किया तो उसकी इफिशियंसी यूज हो जाती है, उसका जो सरफेस है वो इफेक्टिवली यूज नहीं होता, जियोलाइट के जो सरफेस है वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते, इसलिए वो टर्बिड वाटर के लिए यूजफुल नहीं है। टर्बिड वाटर के लिए जो लाइम सोडा प्रोसेस है वो यूजफुल है। या फिर कोगुलेशन, कोगुलेंट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, लाइम ऐड कर सकते हैं। देन लो टीएस कंटेंट इन इफ्लुएंट। इफ्लुएंट में टोटल सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ आयन एक्सचेंज होते हैं। जियोलाइट प्रोसेस या आयन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है कि जो सपोज जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट सोडियम के सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं, यानी टोटल सॉलिड्स उतने ही रहते हैं, सिर्फ हार्डनेस क्या होती है, कम होती है। इधर टोटल इधर हार्डनेस भी कम होती है और टोटल सॉलिड्स भी कम होते हैं। रिडक्शन इन टोटल मिनरल कंटेंट भी कम होता है क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इसीलिए मिनरल भी क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। देन पॉजेसेस बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट। बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट या डिसइंफेक्शन, एज अ डिसइंफेक्शन भी किया जाता है लाइम को, लाइम और सोडा को। देन बेटर फॉर एक्सेसिवली हार्ड वाटर रिच इन हाई सोडियम एंड मैग्नीशियम हार्डनेस। अगर जो वाटर सैंपल अगर एक्सेसिवली हार्ड है, उसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो उस समय हम लाइम यूज कर सकते हैं। जियोलाइट प्रोसेस यूज करेंगे तो जो उसका जो रिएक्शन टाइम है वो रिएक्शन टाइम कम होगा, जो जियोलाइट है वो जल्दी एग्जॉस्ट हो सकता है, इसीलिए हायर अगर हायर कंटेंट या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर हार्डनेस का प्रेजेंट है वाटर सैंपल में, तो लाइम सोडा प्रोसेस जो सुटेबल है। देन increases pH of water, hence less corrosion of distribution system। वाटर की जो pH है वो pH इंक्रीज करता है 8.5। रिकार्बोनेशन के बाद हम 8.5 तक ला सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो एसिडिक रेंज में नहीं रहता, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पाइप्स है, वो पाइप्स का जो करोजन है वो करोजन अवॉइड करता है, क्योंकि एसिडिक वाटर करोजन जो वो इंक्रीज करता है और अल्कलाइन वाटर जो करोजन को अवॉइड करता है, रेजिस्ट करता है। easily added to existing water easily added to existing filter plants of water supply system। water supply system के filter plants में easily हम क्या कर सकते हैं, ये implement कर सकते हैं। then economical है as compared to other process, easily available है lime soda। then it advantages। then let's see disadvantages। disadvantages में large production of sludge disposal issues। अब प्रोडक्शन जो स्लज फॉर्म हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में स्लज जो फॉर्म हो रहा है, इसीलिए उसका डिस्पोजल का भी प्रॉब्लम आता है, ये तो एक डिसएडवांटेज हुआ। देन रिक्वायर्ड रिकार्बोनेशन है, एक और हमें ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड करना पड़ता है, उस वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें सप्लाई करना है। देन इफ नॉट डन थिक लेयर ऑफ CaCO3 फॉर्म। अगर नहीं रिकार्बोनेशन नहीं किया तो जो डिपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और फिल्टर मीडिया पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा उसका। WDS मींस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिक्वायर्ड स्किल्ड सुपरविजन। लाइम सोडा प्रोसेस में स्किल्ड सुपरविजन लगेंगे, कितने अमाउंट में हमें लाइम ऐड करना है, कितने अमाउंट में हमें सोडा ऐड करना है, तो ये इसके लिए स्किल रिक्वायर्ड लगेंगे। देन कांट प्रोड्यूस जीरो हार्डनेस वाटर। ये दोनों मेथड से लाइम ऐड करने के बाद, बॉइलिंग करने के बाद या फिर लाइम सोडा प्रोसेस से जो हम वाटर प्रोड्यूस करेंगे वो वाटर जीरो हार्डनेस का प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि डीमिनरलाइजेशन में या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस में या फिर जियोलाइट प्रोसेस में या फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में। ये सभी प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, हम जीरो हार्डनेस का वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस में हम जीरो हार्डनेस का वाटर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये था वाटर सॉफ्टनिंग बाय लाइम सोडा प्रोसेस। Thank you and have a nice day.